Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम ये आर्टिकल्स कवर करेंगे दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. सो विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल. मैं आपको बताती जाऊंगी आप कौन से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेन से आप कहाँ से लिंक कर सकते हो. सो शुरू करते हैं. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको क्लैरिटी और मिलती जाएगी. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. लेट अदर्स नो अबाउट इट एंड डू गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन. Okay then, so as far as today's session is concerned, पहला जो आर्टिकल है that is regarding black necked crane. स्पीशीज है तो कहाँ पाई जाती है, ये सारी डिस्कशन जैसे हम यूजुअली करते हैं अबाउट देम. तो हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रेट, कंजर्वेशन स्टेटस और भी बहुत कुछ होगा इससे जुड़ा हुआ. सो वो हम डिस्कस करेंगे. आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. कुछ बातें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंगी दैट आई मेंशन. मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम, जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो. तो कैसा प्रोग्राम है ये, व्हाई इट इज इन न्यूज, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और एवरीथिंग अबाउट इट, इसका ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल आउटले, वो सारी डिस्कशन होगी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की. देन यू हैव इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट. पेपर 2 से, प्रीलिम से, पेपर 3 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. ठीक है जी. तो ये सेंटर किस बेसिकली जो है, इसका पर्पस क्या है, मेंबर कंट्रीज कौन है, गवर्नेंस कैसी रहेगी, क्या फंक्शंस हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर. ये भी एज आई हैव सेड ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इक्वली मेंस के लिए भी रेलिवेंट है. तो दोनों पर्सपेक्टिव से हम इसको कवर करेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट इन न्यूज इज योर इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. और ये बहुत ही आई वुड से बड़ा आर्टिकल रहेगा, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से रहेगा. देयर वाज अ सर्वे दैट वाज कंडक्टेड एंड उस सर्वे की फाइंडिंग्स, उसके हाइलाइट्स रिलीज किए गए हैं. तो पहले तो हम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्या रोल ये प्ले करता है, इसका पोटेंशियल क्या है, क्या चैलेंजेस ये सेक्टर फेस कर रहा है मेंस के पर्सपेक्टिव से. फिर उसके बाद मैं आपको हाइलाइट्स भी डिस्कस कर दूंगी जो कि इस सर्वे के आए हैं. सर्वे क्या है वो सारी बातें करेंगे. सो आई थिंक नाउ यू हैव गॉट दैट आइडिया कि हम क्या कवर करने वाले हैं. ठीक है जी. तो अब एक आइडिया मिल गया है तो आई थिंक लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. लेट्स गो अहेड. तो न्यूज में ये है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने लोकसभा को इन्फॉर्म किया अबाउट द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो कि लिए गए हैं टू प्रोटेक्ट ब्लैक नेक्ड क्रेन बाय द गवर्नमेंट. तो आप ब्लैक नेक्ड क्रेन की तस्वीर देख लो. पिक्चर्स के थ्रू, आई ऑलवेज से, जितने पिक्चर्स के थ्रू चीजें याद रहती हैं बहुत काम आती हैं. तो ये जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है एक मीडियम साइज बर्ड है. हाई एल्टीट्यूड पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, वेटलैंड्स पे, तिब्बतन प्लेटू के पास, इंडिया, चाइना, भूटान, ये एरिया है जो जहां आप ये पाए जाती हैं. तो ये जो बर्ड की ब्रीड है, बेसिकली दीज बर्ड जो है दे ब्रीड इन एरियाज विद स्मॉल माउंट्स. बेसिकली मैं आपको जैसे जैसे आगे होगा ये पॉइंट मैं आपको समझाती जाती हूँ. तो ग्रस निग्रिकॉलिस इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है, ये ध्यान में रखना. मीडियम साइज मेंबर है क्रेन फैमिली की. हैबिटेट मैंने आपको बताया, तिब्बतन प्लेटू, हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स पे, यहाँ पर दे आर इनके हैबिटेट्स, मेन ब्रीडिंग ग्राउंड इन स्पीशीज का वही है. सो दीज वेटलैंड्स विद स्मॉल माउंट्स एक एक्सीलेंट हैबिटेट है इन बर्ड्स के लिए टू ब्रीड. डिस्ट्रीब्यूशन में भी अब क्योंकि हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं तो ये आपको इंडिया, चाइना, भूटान में ये आपको ये स्पीशीज देखने को मिलेंगी. हाई एल्टीट्यूड हो गया तो जो एलिवेशन है वो है लगभग 2950 से 4900 मीटर अबव मीन सी लेवल. थ्रेट्स की बात करूं तो देखो अभी ना हैबिटेट लॉस होने के चलते और डिग्रेडेशन जो हो रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिस तरीके से बदल रही हैं, पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल कंटामिनेशन हो रहा है, तो ये सब एक थ्रेट है इनके लिए. आईयूसीएन स्टेटस में थ्रेटेंड में है, नियर थ्रेटेंड में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है. सो द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो सरकार ने लिए हैं, क्योंकि यही तो न्यूज है कि देर आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ब्लैक नेक्ड क्रेन को सेफगार्ड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि 5. पहला,
गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए क्रूशियल हैबिटेट्स ऑफ दिस क्रेन, जैसे कि चांगथांग सेंचुरी है लद्दाख के अंदर, और उसको डिक्लेयर किया एज द प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये डेजिग्नेशन जब आप दे रहे हो एज अ प्रोटेक्टेड एरिया, तो ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रोल होगी, नेचुरल एनवायरनमेंट कंजर्व होगा, राइट। तो पहला तो हो गया ये बात, जैसे अपने चांगथांग सेंचुरी लद्दाख की बात करी। फिर उसके बाद जैसे अपना है तुसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेरी सिग्निफिकेंट एरिया जहां पर ब्लैक नेक क्रेन्स दे ब्रीड, इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज रामसर साइट दिसंबर 2020 के अंदर। ठीक है जी। तो रामसर साइट्स सबको पता ही है, रामसर साइट्स आर दी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी वेटलैंड्स है, तो रामसर लिस्ट है। तो जब आप किसी को भी रामसर साइट डिक्लेयर करते हो, ये डेजिग्नेशन एम्फसाइज करता है कि देयर इज अ नीड फॉर कंजर्वेशन एंड फॉर सस्टेनेबल यूज। अभी 5 और ऐड हुए हैं रामसर साइट्स एंड वी हैव कवर्ड, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वो 5 कौन सी हैं, और फिर टोटल रामसर साइट्स इंडिया में कितनी हो गई हैं। 2 सवाल हैं आपके पास, एक तो टोटल नंबर बताना है रामसर साइट्स का, और जो रिसेंटली 5 ऐड हुई हैं वो कौन सी है, राइट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि हमने ये कवर किया हुआ है। फिर उसके बाद यू सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 वाला, 2017 टू 2031। 2017 में ही ये रिलीज किया गया था, जिसके अंदर दे हैव आउटलाइन ये स्पेसिफिक चैप्टर्स जो प्रायोरिटी एक्शंस लिए जाएंगे फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, राइट। तो ये कंजर्वेशन एफर्ट्स को, दिस पर्टिकुलर प्लान गाइड्स दोस कंजर्वेशन एफर्ट्स वेरियस स्पीशीज के लिए, जिसमें ब्लैक नेक क्रेन भी इंक्लूडेड है। ठीक है जी। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, अंडर विच स्कीम, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, और ये फंडिंग हेल्प करेगी टू मैनेज वाइल्ड लाइफ और उनके जो हैबिटेट्स हैं अक्रॉस दी कंट्री। फिर उसके बाद आता है अपना मिशन लाइफ। तो मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सो इट हैज बीन इनिशिएटेड। पर्पस क्या है? अवेयरनेस रेज करना अबाउट द एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन। सो दिस प्रोग्राम एनकरेजेस पीपल टू अडॉप्ट, देखो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, गो विद इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स, एक हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस नेचर के साथ बहुत जरूरी है, एंड यू नीड टू प्रमोट दैट एज वेल। ये हैं जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं। तभी मैं आपको बोल रही थी कि ये आपके मेंस में जीएस पेपर 3 में काम आ सकता है। सॉर्टेड है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहा है ये आर्टिकल, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिकल इक्वली रेलिवेंट है। मैंने आपको सम अप करके विद हेडर्स 5 पॉइंटर्स आई वुड से रादर वो मेंशन कर दिए हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम है, जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो, जिसके बारे में हम कवर करेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन्फॉर्म द लोकसभा अबाउट मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। कंट्री वाइड इनिशिएटिव है ये, कल्चर मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है अंडर नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। और ये कब लॉन्च हुआ था? अभी रिसेंट ही, पिछले साल ही जुलाई में 2023 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो इंडियन विलेजेस हैं उनकी लाइफ, हिस्ट्री, कल्चरल वैल्यूज, वो इंफॉर्मेशन, वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रादर, उसको गैदर करना। तो जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, फिर जो विजिटर्स हैं, वर्चुअल है, रियल टाइम विजिटर्स हैं, उनको एक्सेसिबल हो, राइट। सो फोकस जो ये प्रोग्राम करता है वो 7 मेन कैटेगरीज पे करता है फॉर गैदरिंग दी इंफॉर्मेशन। तो ये तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इट डज। इट wants to compile that comprehensive information जो लाइफ, हिस्ट्री, ethos ऑफ इंडियन विलेजेस, ये सबसे डील करता है, एंड वी नीड टू मेक इट अवेलेबल टू द विजिटर्स, राइट। तो कितनी कैटेगरीज है अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम? इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट हो रही है दैट इज अंडर 7 कैटेगरीज। आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज, मतलब ये डॉक्यूमेंटिंग जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है जो कि इस विलेज के अंदर प्रैक्टिस होता हो। इकोलॉजिकली ओरिएंटेड विलेज, क्या समझते हो इससे? यू विल हाईलाइट द विलेजेस जो फॉलो करते हैं एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। देन यू हैव स्कॉलिस्टिक विलेज लिंक्ड विद टेक्सचुअल एंड स्क्रिप्चुअल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, right? You're documenting villages with a strong connection to Indian literary और जो scriptural traditions रहे हैं। Epic village linked with Ramayana, Mahabharata, and basically it is regarding, you're recording the villages जो कि associated हैं with the famous Indian epics, right?
फिर उसके बाद हिस्टोरिकल विलेज लिंक्ड विद लोकल एंड नेशनल हिस्ट्री, यू आर डॉक्यूमेंटिंग सच विलेजेस विद जिनके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा हो नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन यू आर डॉक्यूमेंटिंग। या कैप्चरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द विलेजेस जिनका आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो है वो भी डिस्टिंक्ट रहा हो, यू हैव दैट आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑल्सो। फिर या फीचरिंग लाइक फिशिंग विलेजेस हो गया, हॉर्टिकल्चर विलेजेस हो गए, शेफर्डिंग विलेजेस हो गए, या फिर कोई भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिजर्व्स हाईलाइटिंग, राइट। सो दीज ऑल आर दी ब्रॉड कैटेगरीज। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर मिशन के ऑब्जेक्टिव पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप खुद समझो कि आप जो हमारा वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज है आप उसको शोकेस कर रहे हो, है ना। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कल्चरली मैप इंडिया 6.5 लाख विलेजेस और एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। तो इसके थ्रू पीपल विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इमर्स देमसेल्व्स इनटू दिस वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, डाइवर्स, आई वुड से रादर डाइवर्स एंड वाइब्रेंट। कोर आइडिया ही यही है कि यू वांट टू एनकरेज दैट एप्रिसिएशन फॉर इंडियाज कल्चर, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, और ऑब्वियसली इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सोशल हार्मनी होगी, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट होगी इन द रूरल कम्युनिटीज। टोटल फाइनेंशियल आउटले जो है वो है 353.46 करोड़ का, जो कि अप्रूव किया गया है अंडर द स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 8 स्कीम कंपोनेंट्स। अब वो कौन कौन से हैं, क्योंकि सब स्कीम्स हैं, आई वुड से कि ये पूरी स्कीम है और इसके अंदर 8 स्कीम कंपोनेंट्स हैं, वो मेंशन्ड है यहाँ पर, एक बार पढ़ सकते हो। मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस विद नेशनल प्रेजेंस, कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट। फिर उसके बाद देयर आर वेरियस पॉइंट्स, बिल्डिंग ग्रांट्स इन इंक्लूडिंग स्टूडियो थिएटर्स, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए असिस्टेंस फॉर अलाइड कल्चरल एक्टिविटीज, स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग दी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। डू हैव अ लुक, कुछ जाता नहीं है, एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आप ही का फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। Experts from International Center for Integrated Mountain Development declared Hindu Kush Himalayan region a biosphere on the brink of collapse and called for bold action and urgent finance to prevent nature loss. Okay, तो देखो शॉर्ट फॉर्म में देखो बहुत हो गया ना बड़ा, ऐसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट नाम से पता चल रहा है। आई वॉन्ट से बार बार मतलब ये पूरा ऐसे टर्म लेने से ICIMOD इसका शॉर्ट फॉर्म है, सेंटर आई वुड रादर से, ताकि यू कनेक्ट दैट। एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करती है, कंट्रीज की हेल्प करती है जो कि हिंदू कुश हिमालयन रीजन में पड़ती हैं, वो रीजन मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो सेंटर है, ये जो ग्रुप है, ये काम करता है फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर रीजन। न्यूज में इसलिए है बिकॉज एक्सपर्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंटर दे हैव वांट कि एनवायरमेंट जो है इस पर्टिकुलर रीजन में वो कोलैप्स हो रहा है एंड इट इज इन द डेंजर ऑफ कोलैप्सिंग। सो वो कह रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्विक एक्शंस लिए जाएं, बोल्ड एक्शंस लिए जाएं अलॉन्ग विद फाइनेंशियल असिस्टेंस, ताकि आप अपने रीजन को प्रोटेक्ट कर सकें एंड यू स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग एज वेल। क्लाइमेट चेंज के चलते वो बोल रहे हैं। सो इट इज अ टीम ऑफ कंट्रीज, एक्सपर्ट्स हैं जो कि साथ में काम कर रहे हैं टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, मेक श्योर कि जो एवरीवन हु इज इन दिस पर्टिकुलर रीजन दे हैव अ गुड एंड सेफ प्लेस टू लिव ना, ये पर्पस है। तो एक इंटर गवर्नमेंटल, यूपीएससी स्टेटमेंट डालेगी यहां से, तो एक इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज एंड लर्निंग सेंटर है, राइट। ऑफिशियली 5 दिसंबर 1983 में इट वॉज स्टार्टेड और इसका मेन जॉब क्या है, टू लर्न एंड शेयर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, मिशन का पर्पस क्या है? ये जो सेंटर है, मिशन ऑफ दिस ICIMOD इज टू कलेक्ट नॉलेज, स्प्रेड नॉलेज, जो कि कंट्रीज को हेल्प करेगी इन दैट पर्टिकुलर रीजन कि यू कैन मेक गुड डिसीजंस। तो दे वांट टू एनकरेज डेवलपमेंट, बट ऐसी डेवलपमेंट हो जो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छी हो, इट इंक्लूड्स एवरीवन, और आप क्लाइमेट चेंज को भी हैंडल कर पाए। सो मिशन इज टू बिल्ड एंड शेयर नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो कि दैट ड्राइव्स रीजनल पॉलिसी एंड एक्शंस, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम डाइवर्स कंट्रीज, बट the thing is transition is should be greener,
मोर इंक्लूसिव और क्लाइमेट रिजिलियंट हो। मेंबर कंट्रीज में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान, ये मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके गवर्नेंस की। देखो, ये मेंबर कंट्रीज इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने जितने भी मेंबर कंट्रीज हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ते हैं तो ना उसको साथ साथ कवर करते जाया करो। अगर आप ऐसा सोचो कि ये कहाँ से सवाल आएगा, नहीं पूछेंगे, तो यूपीएससी है वो, लाइटली मत लो, कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है ये यहाँ से कहाँ से ही पूछेंगे, तो इसका मतलब आपने तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पढ़े हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं ये उनके लिए बोल रही हूँ, जिन्होंने पढ़ लिए हैं बहुत बढ़िया। पढ़ने का मतलब ऐसे नहीं है कि 4 क्वेश्चन देखे पन्ना पलटा, नहीं, उसकी एनालिसिस, अच्छा ऐसे ऑप्शन फ्रेम हो रहा है, इस तरीके से दे आर आस्किंग क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, उसको समझो कि वो किस तरीके से फ्रेम हो रहा है, किस तरीके से वो ऑप्शंस फ्रेम कर रहे हैं, और आप किस तरीके से आंसर पे पहुंच सकते हो। क्योंकि सारा, अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन आपको लगता है सारे आते होंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको लगभग मान लो 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 20-30 क्वेश्चन आपके कुछ एलिमिनेशन मेथड से निकलेंगे, कुछ एनालिसिस जो आपने कर रखी है, जिस तरीके की आपकी रैशनल थिंकिंग वाली अप्रोच है, तो वैसे क्वेश्चंस जो हैं उस तरीके से निकलते हैं, रादर देन कि क्वेश्चन देखा, अच्छा ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो ऐसे थोड़ी यूपीएससी आपसे पूछती है, राइट। क्वेश्चन तो कोई स्टैटिक, वो ऐसा नहीं है कि अच्छा ये बता दो ये कब डेवलप हुआ, 1995 में, चलो टिक, ऐसा नहीं होता है। पेपर को पढ़ो, प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ो, बेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर ही है। आप बोलो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर तो जरूर करो। ठीक है जी। तो यहाँ पर कमिंग बैक, मुद्दा ये है कि मेंबर कंट्रीज याद कर लीजिएगा, यूपीएससी सवाल पूछ लेती है प्रीलिम्स के अंदर। ये सारी कंट्रीज जो हैं दे आर वर्किंग टुगेदर। जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्ला, आप मैप में देखो, अफगानिस्तान, इधर बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, है ना, नेपाल, पाकिस्तान, तो ये जो पूरा रीजन है हिंदू कुश, तो ये सारी कंट्रीज इसी के लिए मेंबर हैं इसमें, ताकि यू कम अप विद कॉमन प्रॉब्लम्स हैं तो साथ में सॉल्व करते हैं एंड मेक दैट रीजन बेटर। तो ये जो ग्रुप है ना, पूरा जो बोर्ड है, देयर इज अ स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ द सेंटर। ठीक है जी। तो यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ 1 रिप्रेजेंटेटिव from each of the 8 regional member countries and independent members who are nominated by ICI MOD support group based on their recognized professional expertise and experience। कहने का मतलब ये है 8 member countries हैं, it has 1 person on the board and there are कुछ other experts भी हैं that are chosen to help based on their knowledge and experience। बस इतना कर लोगे तो बात बन जाएगी। अब बात करते हैं functions की। It works to gather important information, knowledge about that particular region. So they want to understand कि अच्छा भैया ये challenges आ रहे हैं and you have to come up with smart solution। अब बात solution की नहीं रह गई, अब बात आ गई है smart solution की, right? तो information and knowledge generation एक function है। दूसरा, scientific knowledge के साथ connect करना with the rules and plans that government makes. So you need to make sure that good science is used to create policies that actually help people in that particular region. So it bridges science with policies. ठीक है जी। It is not just about ideas. It helps us put that good plans into the action on the ground. तो on ground practices. Right? जैसे लोग रह रहे हैं mountainous regions में, make sure you work with those people, make sure that the solutions work for them in their daily lives. फिर उसके बाद it is a regional platform, it provides a regional platform, a special place जहाँ पर experts हो गए, planners हो गए, policy makers हो गए, and people who do things on the ground, they can talk to each other, they can share their ideas, they can work together to make sure कि डेवलपमेंट जो है इस पर्टिकुलर रीजन में वो सस्टेनेबल हो और एनवायरमेंट को बेनिफिट करे। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है। हिंदू कुश हिमालयस के फैक्ट की बात करूं तो ये रीजन एक्सटेंड करता है 3500 किलोमीटर का ओवरऑल और पार्ट ऑफ 8 कंट्रीज फ्रॉम अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक। और यहाँ पर ना आपके पास एक लिस्ट है 10 एशियन रिवर्स की, अमू दरिया, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेकोंग, इरावदी, येलो रिवर, और साथ में ना इनको दूसरे नाम्स भी इसके जुड़े हुए हैं, तो एक बार जरूर याद कर लेना, इसको स्किप मत करो। ये पूरे 10 जो लार्ज एशियन रिवर सिस्टम्स हैं तो ये याद कर लो, एंड विद रिस्पेक्ट टू जो उनके दूसरे नाम है वो भी। सो ये जो रीजन है ये प्रोवाइड वाटर, इकोसिस्टम सर्विसेज, और काफी लोगों की लाइवलीहुड जो है इस रीजन में इस पे डिपेंड करती है। ठीक है जी।
लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज लेक्चर बात कर रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने क्या किया है। पहले तो मिनिस्ट्री याद कर लो, ये जुड़ी हुई है क्योंकि इन्होंने रिलीज किया है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर 2021 2020-2021 एंड 2021-2022। सर्वे क्या कहता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में लेट्स टॉक। जीएस पेपर 3 से यू कैन कनेक्ट। डेटा कहता है कि कोविड-19 पैंडेमिक का इफेक्ट रहा है ऑन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो बावजूद इसके देयर आर चैलेंजेस, डिस्पाइट दीज चैलेंजेस प्रॉफिट्स और इन्वेस्टेड कैपिटल जो है वो इट हैज इंक्रीज्ड। सो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो है ये क्रूशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है यहाँ पे। सो इट फोकसेस ऑन बिजनेसेस with at least 10 workers who are using power or those with 20 or more workers। तो ये बात है। So ये जो डेटा है ये सोर्स है ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा फॉर ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जी, ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स और रादर एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कर्स, या वहां पर यूजिंग पावर या विदाउट यूजिंग पावर। थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चलो बात करते हैं, ये बातें तो बात की हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बहुत ही वाइटल पार्ट है इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ का। ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, राइट। सो इट इज एन इंटेग्रल पिलर कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ के अंदर, ये तो हम सबको पता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया की जीडीपी में 17% कॉन्ट्रीब्यूट करता है एंड 27.3 मिलियन वर्कर्स इसमें हैं। सो इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। इंडिया के पास फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया हैज टू इंक्रीज द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। गोल क्या है? ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनना। सो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एम्बिशियस टारगेट सेट किए हुए हैं थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, जिनका एम है टू हैव 25% ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट कमिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग बाय 2025। ठीक है, ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का पार्ट है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पोटेंशियल क्या है? इंडिया हैज अ बिग टारगेट टू अचीव, वो है $1 ट्रिलियन का माइलस्टोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बाय 2028। इंडस्ट्रीज जो है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, टेक्सटाइल्स, ये बहुत ही एसेंशियल प्लेयर्स हैं इफ यू वांट टू रीच दिस टारगेट। और क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें? हमारी ग्रोथ इन पावर सप्लाई, लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्किल डेवलपमेंट फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट, राइट। ग्लोबल वैल्यू, इंडिया की पोजीशन इन द ग्लोबल वैल्यू चेन वो बेनिफिट कर सकती है फ्रॉम इट स्ट्रेंथ इन हमारा रॉ मटेरियल। हिस्ट्री कहती है हमारा रॉ मटेरियल में हमारी स्ट्रेंथ है, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्रियल नॉलेज, ये सारी चीजें हमारे पोटेंशियल की तरफ इशारा है। इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन ग्लोबल मार्केट बिकॉज उसके पास वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एक्सपर्टीज है, इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज है, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, राइट। सो इंडिया कैन टैप 4 मेन अपॉर्चुनिटीज इन दी मार्केट। एक तो अपना एक्सपोर्ट एक्सपैंड कर सकते हो, इंपोर्ट लोकलाइजिंग, इंटरनल डिमांड को एड्रेस कर सकते हैं, एंड यू कैन एंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये सारे आपके मेंस में सारे पॉइंट्स काम आने वाले हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडिया के अंदर इट इज मूविंग टुवर्ड्स मोर ऑटोमेटेड एंड प्रोसेस ड्रिवन मेथड्स, और ये शिफ्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, ओवरऑल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर वो इंक्रीज होगी। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा लैक है। वी नीड रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो तो आधी चीजें वैसी अच्छी हो जाती हैं। पावर, टेलीकम्युनिकेशन, ये स्मूथली काम करे। स्किल्ड लेबर थोड़ा सा वी नीड कि वी हैव दैट लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हैज नॉट बीन एबल टू कीप अप विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ इकोनॉमी। जो डिमांड है वैसी सप्लाई नहीं है ना। जैसा सेक्टर चाह रहा है वैसी एकेडमिक्स से स्किलिंग आ नहीं रही है, तो वो गैप बन जाता है। फिर उसके बाद इंडिया की रेगुलेशंस जो हैं दे आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू नेविगेट। तो वहां पर एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मेक श्योर कि आपका ऐसा हो जहां पर बिजनेसेस दे लुक अप टू सेट अप इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। एंड लैक ऑफ इनोवेशन हैज मेड इट डिफिकल्ट फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस गुड्स जो कि कॉम्पिटिटिव हो। बाकी जो कर रहे हैं आपको उससे कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। आप यहाँ पर हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं। देखो, ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन ने इफेक्ट किया 2020-21 वाला ईयर, एंड एम्प्लॉयमेंट पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे वो एम्प्लॉयमेंट ड्रॉप हुई है, इट हिट।
नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करी हुई है इन्होंने, जो कि एम्प्लॉयड थे फैक्ट्रीज में, वो रिड्यूस हुआ टू 1.26 करोड़। बट ओवरऑल दे आर सेइंग कि वर्कफोर्स डिक्रीज हुआ बट इंक्रीज टू 1.36 करोड़, अगले साल फिर वो इंक्रीज हुआ था। और जो CAGR है दैट ग्रोथ ऑफ 2.1% हुई ओवर द दीज 2 years। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी ऑब्वियसली पैंडेमिक में इफेक्ट हुई, तो वो भी उन्होंने यहाँ पर पैंडेमिक में इफेक्ट हुई तो 2021-22 में डिक्लाइन हुई, तो 21-22 में हाँ डिक्लाइन हुई, बट हमने उसको रिकवर भी किया है एंड वी आर रिकवरिंग ऑल्सो। प्रॉफिट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर चैलेंजेस होने के बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो प्रॉफिट्स हैं दे सॉ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, तो वो शार्प इंक्रीज उन्होंने मेंशन किया हुआ है 42.3% टू ₹9.5 लाख करोड़ इन 2021-2022। ग्रोस वैल्यू एडेड की बात करूं तो इट वेंट अप बाय 26.6%, राइट। और ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं इट हाईलाइट रिजिलियंस ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। टर्न अराउंड स्टोरी अगर आप देखो कि सेक्टर ने चैलेंजेस फेस करे हैं, पैंडेमिक का इंपैक्ट हुआ, उससे रिकवरी हुई है, वी सरपास प्री पैंडेमिक लेवल्स ऑल्सो इन वेरियस एस्पेक्ट्स। तो डिफिकल्टीज के बावजूद भी सेक्टर शोड पॉजिटिव इंडिकेटर्स एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में, प्रॉफिट के टर्म्स में एंड ओवरऑल दैट इज वैल्यू दैट इज एडेड टू दी इकोनॉमी। ये था आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।